वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा। करंटली एक देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। आपके दिमाग में इंडिया को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह इंडिया के खिलाफ होने की? वजह यह है कि मुझे इंडिया से सख्त नफरत है। भाई नफरत की कोई वजह तो होगी ना। इस तरह अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। वाटर स्कार्सिटी हमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ी। हेलो गाइस, मेरा नाम है पापू गोहाई। आज का टॉपिक है इंडिया 25 इयर्स में डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएगा। इस टॉपिक को आप भी देखिए, ठीक है। आप करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाना है। आपको लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? अगले 25 सालों की बात तब करेंगे जब हम पहले 20-30 साल इवेल्युएट कर लें, जो पास के 20-30 साल हैं। अगर पास के 20-30 साल देखा जाए तो इंडिया 60-70 में पाकिस्तान से नीचे था, और अगर अब देखा जाए तो इंडिया कहीं आगे चला गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 20-25 साल में इंडिया बहुत बड़ी इकानमी होगा, मे बी टॉप 5 में भी आ जाए। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। और इसके रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ की आवाम एजुकेटेड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, स्किल्ड लोग निकलते हैं, जो कि जब बिजनेसेस को, कंपनीज़ को एक अच्छी एजुकेटेड वर्कफोर्स मिलती है तो वो बिज़नेस ग्रूम करते हैं। ये चीज़। सेकेंडली ये है कि जी पाकिस्तान में 70 साल से वार्स चल रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख लें कि एक भी बंदे ने 5 साल पूरे नहीं करे। जनरल्स आ रहे हैं, आर्मी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी को 10 साल हो गए हैं, ठीक है। तो जब आपको सियासी इस्तेहकाम होता है तो क्या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जब आपके पास पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन हो और टेररिज्म ना हो और जंगें ना हो, मुल्क में अमन हो, तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पास के जो मुल्क हैं वो आपके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट सेट किया है कि अगले 25 सालों में अपने मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना है। आपको लगता है कि इंडिया अगले 25 सालों में अपना ये टारगेट, अपना ये एम अचीव कर पाएगा? डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। टारगेट में होता है कि 100% नहीं होगा तो 80-90 हो जाएगा, बिल्कुल। क्या वजह नजर आती है? आप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हैं? उनके ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, IT सारा कुछ, और उनके ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने अपने किसानों को बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। मेरा जो ताल्लुक़ है वो किसान घराने से है, तो अपने किसानों को काफ़ी रिलीफ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। जब हम कोई चीज़ बनाते नहीं हैं तो क्या यूज़ करेंगे? उनका इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है, वो IMF से नहीं लेते। हम चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, और हम IMF से चीज़ें लेते हैं, मतलब फिनेंशियली पैसा लेते हैं। हम दूसरे अपने हमसाया जैसे सऊदी जैसे मुस्लिम कंट्रीज से पैसे लेते हैं। तो एटमी पावर हो के हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो बंदा डेफिनेटली पैसे लेता है आजकल के दौर में, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जी, ये तो उसकी भूल है। तो बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि उसने कुछ अर्सा पहले चांद पे जाने का कहा था, दावा किया था, तो अभी उसका वो दावा ही पूरा नहीं हो सका, तो आगे वो दावे क्या करेगा पूरे। तो बाकी ये उसकी भूल है, और ना ही ये हम उसको पूरा करने देंगे, और ना ही कर सकता है वो। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि अभी तक इंडिया चांद पर नहीं गया। तो इंडिया चंद्रयान 1 और 2 के नाम से अब तक अपने 2 मून मिशन कर चुका हुआ है, जिसमें से दोनों तकरीबन सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि हम ना
करेंगे ना करने देंगे। ये क्या बात है कि हमें तो तरक्की करने नहीं और हमें दूसरे को भी नहीं करने देनी। देखिए ना, वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल में वो बन जाएंगे। तो देखें, उनकी जौन सी अवाम है वो इंतहाई गरीब तरीन है। ठीक ये है, आपको किसने कहा है? लो, ये आप खबरें नहीं सुनते? मैं खबरें सुनती हूँ, मेरा ख्याल है आप खबरें नहीं सुनते। मैं खबरें नहीं सुनता। मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो बात कर रहा है ना, वो सिर्फ अवाम अपनी को दिखाने के लिए करता है कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो सब उनको इमाम के दिल बहलाने के लिए करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, आपको पता है इंडिया से ऑलमोस्ट गुर्बत ख़त्म हो चुकी है, जबकि हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाकर, स्टार्टअप्स लगाकर अपने लोगों को रोज़गार दी है, रोज़गार के मौके दिए। तो आपकी ये बात भी गलत साबित हो गई है। जी वो शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी जौन सी अवाम है ना, वो बहुत गुर्बत में इस टाइम। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपके दिमाग में इंडिया को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह इंडिया के खिलाफ होने की? वजह यह है कि मुझे इंडिया से सख्त नफरत है। भाई नफरत की कोई वजह तो होगी ना? नहीं, वो इसलिए नफरत है कि वो उधर के जौन से मुसलमान हैं कश्मीर के, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि उनके जौन से गैर मुस्लिम इधर रहते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, और ना ही हमारा कहने का हक बनता है, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, हम इंसानियत के लिहाज से चल रहे हैं। लेकिन वो जौन से है वो जुल्म करते हैं हमारे मुसलमानों पर। ठीक है, ज़्यादती करते हैं, तो इसलिए ना हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते। आप चाइना के भी खिलाफ हैं फिर? जी, चाइना के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। क्यों चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? आपको तो चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए। चाइना के पास तो अभी तो मैंने चाइना के बारे में तो मैं कुछ नहीं अभी बोल सकता। नहीं, चाइना में भी मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, फिर आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? देखो, चाइना से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए चाइनीज़ भी मुसलमान हैं, लेकिन वो इतना जुल्म नहीं करते। देखिए इंडिया में ज़्यादा जुल्म है वो। ठीक है, वो कश्मीरियों पे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। कभी आपने खबरों में सुना है कि चाइना में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है? आपको पता है पिछले दिनों खबर आई है कि चाइना में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको खुलकर अपनी इबादत नहीं करने दी जाती। जो मर्द हैं उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं। अब इससे बढ़कर मेरा ख्याल है और आप रोक टोक किसी मज़हब पे लगा भी नहीं सकते। जी, मैं तो रोक टोक किसी मज़हब पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हर किसी का अपना मज़हब है। आप नहीं लगा रहे, चाइना लगा रहा है भाई। ठीक है, वो चाइना लगा रहा है ना, लेकिन वो अपने कुछ इलाकों में लगा रहे होंगे, लेकिन हर जगह तो नहीं ना ऐसा माहौल। और जहाँ आपने बात की कि चाइना कम जुल्म कर रहा है, इंडिया ज़्यादा जुल्म कर रहा है, तो जुल्म ही होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। वो बात ठीक है, लेकिन देखें ना कश्मीर में कितना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको भी तो देखें ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगले 25 सालों में हमने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना है। आपको लगता है अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं। लाइक पॉवर्टी है और दूसरे 2-3 चैलेंजेस मेजर इश्यूज हैं उनके लिए। लाइक वाटर क्राइसिस है, वाटर स्कार्सिटी हमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ेगी। और जैसे 2030 तक पाकिस्तान को और इंडिया को सबसे मेजर इशू जो वाटर स्कार्सिटी का आने वाला है। और उसके बाद उनकी लाइक जो अभी टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। टेक्नोलॉजी मतलब लाइक CEO आप चेक करें, ऑलमोस्ट 25 to 30 फर्म्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें CEO उनके ही बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है, अचीवेबल है। शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या लाइक गवर्नमेंट्स हैं उनको भी सीखना चाहिए उन बातों से। इसके 2-3 पहलू हैं। अगर तो हम सियासत से हट के देखें तो वो कंट्री वैसे भी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, और वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि इधर जो पॉलिटिक्स है वो ख़ानदानों में डिवाइड होती जा रही है। एक ख़ानदान में उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर आगे उनके बच्चे, वो ना आम लोगों को गुलाम दर गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस वजह से आज तक पाकिस्तान ने देख लें कोई ख़ास मेगा प्रोजेक्ट्स अपने नहीं बनाए। जैसा कि आप देख लें जो हॉस्पिटल हेल्थ का सिस्टम है सारा आपका पुराना है, कोई आपने उस पर कोई खातर का काम नहीं किया आज़ादी के बाद से अब तक। तो इस तरह अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे है।
तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही तरक्की हो तो आपको इस गुलामी से पहले निकलना होगा। अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो इस वक्त इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है 3.3 ट्रिलियन डॉलर की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका आईटी हब देख लें, अच्छा उनकी और भी एक्सपोर्ट देख लें। पाकिस्तान का हाल ये है कि हम जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं ना अमेज़ोन पे या कुछ भी हो, तो हम उनमें डिफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं पाकिस्तान का बाशिंदा होने के साथ ये कहूँगा कि मुझे अपने ऑनलाइन सेलर पे ट्रस्ट नहीं है। इवन पाकिस्तान की चीज़ें मैं खुद पाकिस्तानी नहीं खरीदना चाहूँगा, तो फिर किस तरह वो फॉरेनर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करेंगे? वो तो डिफेक्टिव मटेरियल होता है। ये उस लेवल नहीं बना सके ना हम लोग। हमारा जो इखलाकी स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, ये दूध वाले के पास चले जाएं, वहाँ पे दूध खालिस नहीं मिलेगा। तो आप कहते हैं जी फॉरेनर हमारी चीज़ें लें और हम एक्सपोर्ट करें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये बात है। तो वहाँ पे लोग एजुकेटेड हुए, कॉन्सेंसस ऊपर हुआ, उनका शौरी लेवल ऊपर चला गया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में हमने अपने मुल्क से करप्शन और नस्ल दर नस्ल चलने वाली जो सियासत है उसको भी ख़त्म कर देना है। ये एशिया का सबसे बड़ा मसला है कि जी फ्यूडलिज्म है, जो पहले से जागीरदार और वडेरे आ रहे हैं तो वो सियासत करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का मसला है, मगर इसे ख़त्म करने में काफ़ी साल लग जाएंगे। इंडिया का ये 20-25 साल में ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें लगेंगे कोई 100-150 साल लग जाएंगे, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड एक स्टेटस को होता है ना उससे चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारी अवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि एक एजुकेटेड बंदा उठ के आ जाए और उसे वोट दे दें। यही चीज़ें लाइक जैसे चाइना ने अभी बहुत सारे सख्त इकदाम किए हैं लास्ट 2-3 डेकेड्स में। उनके सबसे मेजर इशू था करप्शन का, और उन्होंने करप्शन को ख़त्म किया और बहुत सख्त इकदाम लिए। लाइक उन्होंने जो भी करप्शन में कोई वजीर वगैरह पकड़ा जाता था डेथ पेनल्टी वगैरह देते थे। तो ये मेजर इशू होता है हर किसी के लिए, किसी भी कंट्री का। नस्ल दर नस्ल सियासत जो है वो निपोटिज्म जो पूरे कंट्री को तबाह करने के लिए मेजर रोल यही क्राइसिस लाइक श्रीलंका में जो हुआ है आजकल, तो वो हमारे सामने एक ज़िंदा एग्जाम्पल है। एक हमें चीज़ बता रही है कि नस्ल दर नस्ल जो भी सियासतदान हो गया या किसी भी शोबे में हो गया तो वो दूसरी कौम वहाँ पे बढ़ नहीं सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही ये होता है कि हमें नस्ल दर नस्ल सियासत को ख़त्म करनी है और निचले लेवल से हमें कोई बड़े बड़े मतलब सियासतदान चाहिए हो। सर 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में यानी कि 2047 में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। आपको क्या लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपना इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी जी बिल्कुल, इस मामले में वो ठीक कह रहे हैं। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो IT डिपार्टमेंट है, उसका एग्रीकल्चर है, उसका जो है तकरीबन हर इवन के एजुकेशन लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, वो हर मामले में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। इवन के जो है हम अगर बात करें सिंपल एग्रीकल्चर और IT में ही, तो वो इवन के अपने प्रोडक्ट बनाने में, अपने सिर्फ वो जो है प्रोडक्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल में ही वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वो इस वक्त जो है मैं तो देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा आगे जा। कैसे लगा आपको ये वीडियो देखने में? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड साथ में सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया 2025 ईयर्स में कैसे डेवलप करेगा उसी का टॉपिक है, और सभी ने भी बोला, सभी ने बात किया है, कोई बात किया है अच्छा है खराब है, लेकिन सभी ने बोला है थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 ईयर्स तो काफ़ी लंबा समय है। इतना समय तो इंडिया में सिर्फ कर भी सकता है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए।